आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ। चलिए, कूलम्स लॉ होता क्या है? यह एक्चुअली हमें बताता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच के फोर्स के बारे में। इससे पहले हमने क्या देखा? चार्ज के बारे में देखा। अब चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। इसको कह सकते हैं इट टेल्स अबाउट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट स्टैटिक चार्ज पार्टिकल। कहने का मतलब दो पॉइंट स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स को क्या करता है? ये हमें बताता है। यानी पॉइंट चार्ज यानी क्या होना चाहिए? स्मॉल चार्ज होना चाहिए। मान लेते हैं कि लेट ये हमारा Q1 है, ठीक है, और ये हमारा Q2 चार्ज है। ये पॉइंट A पे रखा हुआ है, ये पॉइंट B पे रखा हुआ है। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा वो R है। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो क्या करेगा? Q1 जो होगा Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q2 जो है Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये फोर्स कितना आएगा वो कौन स्टेट्स कर रहा है? कूलम्स लॉ बताएगा। यानी कितना फोर्स क्या आएगा? यानी ये दो स्टैटिक चार्ज है, यानी चार्ज एट रेस्ट है। दोनों चार्ज क्या है? रेस्ट में है। तो कितना फोर्स आएगा ये कौन बताएगा? कूलम्स लॉ बताएगा। इस पे कितना क्या फोर्स होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये डायरेक्शन हमने लिख दिया, लेकिन डायरेक्शन यहाँ हम लोग बिना चार्ज पार्टिकल के नेचर के डिफाइन नहीं कर सकते। हम मान के चल रहे दोनों क्या है? सेम नेचर का चार्ज, इसीलिए हमने क्या किया? हमने डायरेक्शन को यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया। चलिए इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं कूलम्स लॉ को। कूलम्स लॉ states that force between two point static charge is directly proportional to product of the 2 point charge Q1 and Q2। कह रहा है कि कूलम्स लॉ हमें बताता है कि फोर्स जो दो होता है दो पॉइंट चार्ज के बीच, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज। यानी दो पॉइंट चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लेते हैं F फोर्स लग रहा है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? Q1 Q2, यानी Q1 Q2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं। दूसरा कहता है इनवर्सली proportional to the square of the separation R between the particle, the charge particle। चार्ज पार्टिकल के सेपरेशन का क्या? सेपरेशन के स्क्वायर का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। यानी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तीसरा कहता है इज अट्रैक्टिव व्हेन चार्ज पार्टिकल आर ऑफ अपोजिट साइन। चार्ज पार्टिकल अपोजिट साइन का होगा तो क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। इज रिपल्सिव व्हेन चार्ज पार्टिकल आर ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का होगा तो क्या होगा? रिपल्सिव होगा। चलिए इस दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। सेम साइन का हो तो क्या क्या हो सकता है? सेम साइन का होगा तो क्या होगा? ये मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव,
सेम मान के बना रहे हैं, ये भी पॉजिटिव और Q2 भी क्या है, पॉजिटिव। चलिए अब अच्छे से दिख रहा है, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है। थोड़ा और अच्छा से मैनेज कर लेते हैं इसको, अच्छे से और दिखेगा। Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा, सेम साइन का रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस पे इस साइड की तरफ फोर्स लगेगा F12 ड्यू टू 1, इस पे इस साइड की तरफ F11 ड्यू टू 2, यानी फोर्स हमारा वेक्टर है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, F21 जो है वो क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और F12 जो होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहाँ पे ये क्या है, Q2 Q1 बोल सकते हैं, Q1 Q2 बोल सकते हैं, ठीक है। ये सेम साइन वाला हो गया। एक और एग्जांपल, इसमें ये निगेटिव आ जाए और ये नेगेटिव आ जाए, तो भी क्या होगा, फोर्स इधर ही लगेगा, तो भी फोर्स क्या होगा, इधर ही लगेगा। अपोजिट साइन का चलिए देखते हैं, अपोजिट साइन का, अपोजिट साइन में Q1 है Q2 है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या होगा, इधर F11 ड्यू टू 2 और इस तरफ की ओर F12 ड्यू टू 1, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सिमिलर केस F11 ड्यू टू 2, सिमिलर केस F12 ड्यू टू 1। इतना आगे समझ, चलिए अब जो हमने पहला पीछे का दो जो इक्वेशन देखा, पहला इक्वेशन हमारा क्या था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और दूसरा था F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इससे जो है हम लोग इस दोनों फार्मूला को मिला के फ्रॉम एंड इक्वेशन मिला के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा क्या आता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ हमारा फोर्स का क्या देता है, इक्वेशन देता है, ये इक्वेशन ऑफ फोर्स है। जहाँ पे Q1 Q2 हमारा क्या है, Q1 Q2 हमारा चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, R स्क्वायर क्या है, R क्या है हमारा, सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल, सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है। के हमारा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के का वैल्यू हमारा क्या होता है, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते, दूसरे तरीके से के का जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, ये हमारा क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 8.85 × 10⁻²12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट जो है, यहीं पे बता देता हूँ, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब फ्री स्पेस में चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तब हम ये इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यदि किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाए, यदि कोई मीडियम 2 है हमारा या कोई भी मीडियम है, तो यहाँ पे जो रिलेशन आता है वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। के क्या होता है, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो वैक्यूम के लिए क्या होता है, वैक्यूम के लिए हमारा 1 होता है। इस केस में एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, 1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज कर देते हैं। और दूसरे के लिए बताए तो रिलेटिव परमिटिविटी हमारा दिया रहेगा, उसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसी भी दिए हुए मीडियम के लिए हमारा ये क्या होगा, गिवन होगा, ये हमें पहले से पता है, तो उस मीडियम का क्या होगा, परमिटिविटी हमारा आ जाएगा। अब जो हमारा के था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, कांस्टेंट जो था
इसका हम लोग क्या देखते हैं, यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या होगा, यूनिट तो हमारा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, -2 लगा हुआ है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये आया कैसे, चलिए इसको डेराइव करते हैं इसके यूनिट को। सबसे पहला फोर्स इक्वल टू क्या होता है, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए सबका यूनिट पुट कीजिए, पुट यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, K का हमें निकालना है तो K को रहने देते हैं, Q1 का कूलम, Q2 का कूलम, R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, K का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर C की पावर -2। ठीक है, चलिए सिमिलरली यूनिट निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए K का वैल्यू हमने पहले पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से चलिए एप्सिलॉन नॉट को एक साइड अलग कर लेते हैं, क्या बनेगा 1/K 4 पाई। अब 4 पाई का क्या, नो यूनिट, नो यूनिट। अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1/K का जो यूनिट होगा वही क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा। 1/K का यूनिट क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, C की पावर 2 n की पावर -1 n की पावर -2। ये हमारा किसका, एप्सिलॉन नॉट का क्या है, यूनिट है, यानी परमिटिविटी का यूनिट। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। चलिए फिगर बनाते हैं पहले। कोई पॉइंट चार्ज हमारा Q1 यहाँ रखा हुआ है, कोई पॉइंट चार्ज Q2 हमारा यहाँ रखा हुआ है। Q1 का जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, ठीक है। Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम दे देते हैं R2, ठीक है। इसका नाम देते हैं R21। R1 हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। R12 क्या है, वेक्टर, वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ क्या है हमारा वेक्टर है। चलिए सिमिलर केस यहीं से चलते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर के ट्राइंगल लॉ से देखिए क्या होगा इस फिगर में, वेक्टर के ट्राइंगल लॉ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, R1 वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 इक्वल टू R2 लिख सकते हैं। यहाँ से R21 को अलग कर लीजिए, क्या बचेगा R2 माइनस R1, यानी ये वेक्टर बच जाएगा। यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R21 का, R21 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब इस R21 जो हमारा वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 का यूनिट वेक्टर, ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। ये क्या हम करता है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। R21 क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो हमारा होता है इसको कैसे डिफाइन करता है, R यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए ये हमें सिर्फ क्या देगा, डायरेक्शन ही देगा। अब देखिए यहाँ से R21 को क्या लिख सकते हैं, R21 जो हमारा जो यूनिट वेक्टर है इसको क्या लिख सकते हैं, R21 यहाँ से चलिए R21 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। चलिए अब कूलम्स लॉ से चलते हैं, कूलम्स लॉ से चलिए डिफाइन करते हैं। फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ F इक्वल टू क्या है हमारा, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
ठीक है। यदि यहाँ पे हमें डायरेक्शन को डिफाइन करना हो तो क्या हम कर सकते हैं, डायरेक्शन को भी डिफाइन कर देना हो वेक्टर के रूप में, तो क्या करेंगे, एफ को हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन को कौन डिफाइन करेगा, यूनिट वेक्टर, यानी ये डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। अब देखिए इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारा क्या कर रहा है, डायरेक्शन को डिफाइन। चलिए यहीं पे देखते हैं, फ्रॉम कूलम्स लॉ से चलते हैं, फ्रॉम कूलम्स लॉ हमारा F क्या होता है, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन भी डिफाइन करेंगे तो लिख सकते हैं F को K टाइम्स, यहीं पे चलिए लिख देते हैं R कैप। चलिए अब यहाँ से लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब R वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इस जो यूनिट वेक्टर हमारा R है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर का क्यूब, यानी ये दोनों मिला के आर का क्यूब और ये वेक्टर आर, यानी ये हमारा क्या आ गई, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी जनरल केस होगा, ये पावर 3 है, जनरल केस, यानी सबके लिए क्या होगा, ये लागू होगा। यानी हम लिख सकते हैं K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर। ठीक है, चलिए इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और ये हमें हमारा क्या है, वेक्टर है। ठीक है, जो हमने फिगर देखा उसके लिए चलते हैं। ये हमारा Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2, और ये हमारा R21 है। ठीक है, वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। चलिए ये जो फोर्स लगेगा Q1 के द्वारा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पे जो Q1 के द्वारा फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F(2) ड्यू टू 1, जनरलाइज केस K Q1 Q2 अपॉन कौन सा वेक्टर, इस दोनों को मिलाने वाला कौन सा वेक्टर है, R21। R21 का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, जनरल केस से हम लोग चल रहे हैं, R21 यहाँ वेक्टर डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। चलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R21 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने पहले पढ़ा क्या, R21 ट्राइंगल लॉ से क्या आया था, R2 माइनस R1। ठीक है, ये क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसके लिए। सिमिलरली यदि 1 के लिए निकालें, सिमिलरली क्या करें, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये हमारा क्या था, फोर्स है, ये हमारा होगा फोर्स F(2) ड्यू टू 1, और ये क्या होगा, F(1) ड्यू टू 2। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, F(1) ड्यू टू 2 K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R12। देखिए इसका आपको ये R21 वेक्टर है, यानी 1 से 2 की तरफ, और दूसरा क्या होगा R21, यानी ये हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, इस साइड R21 क्या होगा, सॉरी R12 होगा, R12 का क्यूब R12 वेक्टर। ठीक है, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब R1 माइनस R2। ठीक है, यहाँ से R12 हमारा क्या है, वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, R21 क्या है, वेक्टर फ्रॉम 1 to 2।
अब देखिए ये जो हमारा है R12 ये क्या है R21 के अपोजिट, क्या लिख सकते हैं माइनस साइन लगा सकते हैं ना। सिमिलरली F12 और F21 के बीच क्या रिलेशन होगा, F12 जो होगा वो माइनस ऑफ F21 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या है दोनों का अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ से। बट हम क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, F12 का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही F21 का भी मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या F12 प्लस F21 इक्वल टू 0, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ हमारा वेक्टर फॉर्म में खत्म। चलिए अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कुछ नहीं है, ये बस हमें बताता है कि यानी एक दो से यदि अधिक पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल हो, तो उसके फोर्स को हम लोग कैसे क्या करते हैं सम अप करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, इट स्टेट्स दैट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज इज वेक्टर सम of all the individual forces exerted by each of the charge in the system। कह रहा है कि it states that total force acting on a given charge is a vector sum of all the individual force exerted by each of the charge in the system। ये बताता है कि जो किसी दिए हुए चार्ज पे टोटल फोर्स जो एक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर। किसके वेक्टर सम के बराबर, इंडिविजुअल फोर्स, यानी प्रत्येक चार्ज के द्वारा किसी गिवन चार्ज पार्टिकल पे जितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसके वेक्टर सम के बराबर क्या होगा, टोटल फोर्स हमारा होगा। जैसे ये हमारा कोई सिस्टम है, मान लेते हैं ये हमारा Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज है और ये हमारा Qn चार्ज है और ये हमारा चार्ज Q दे रखा है, यानी इस पे फोर्स निकालना है। इसका पोजीशन वेक्टर को हम मान लेते हैं क्या है R1 है, इसके पोजीशन वेक्टर को R1, चलिए दूसरे पेन से मैं लिख देता हूँ R1, ठीक है। इसके पोजीशन वेक्टर को R2, ये हमारा Rn और ये हमारा R मान लेते हैं, ठीक है। चलिए दिख नहीं रहा होगा, ये Rn है, ठीक है। अब देखिए Q1 के द्वारा इस Q पे फोर्स एक्ट होगा, Q2 के द्वारा इस Q पे फोर्स एक्ट होगा, Qn के द्वारा फोर्स एक्ट होगा, ये किधर वेक्टर, इसके द्वारा किधर फोर्स एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, Qn के द्वारा इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं RQ1, इसका नाम दे देते हैं RQ2, इसका नाम दे देते हैं RQn, ठीक है। इसका नाम तो R वेक्टर है ही। चलिए F1 फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, F2 फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2, सिमिलरली Fn क्या होगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Qn। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन Q इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस कहाँ तक सारी फोर्स का वेक्टर सम हमारा टोटल फोर्स होगा, ठीक है। टोटल फोर्स होगा। चलिए वेक्टर फॉर्म में इसको डिफाइन करते हैं इन वेक्टर फॉर्म।
वेक्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन होगा? सबसे पहला ट्राइंगल लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस RQ1 इक्वल टू R वेक्टर, यानी R1 प्लस RQ1 इक्वल टू R वेक्टर। यहाँ से RQ1 हमारा क्या आ जाएगा, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली RQ2 क्या होगा, R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। RQN क्या होगा, RQN R वेक्टर माइनस RN वेक्टर। ठीक है, चलिए यहीं पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं। FQ हमारा क्या है, F1 प्लस F2 प्लस कहाँ तक, FN तक। ठीक है, चलिए F1 को हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q अपॉन RQ1 का क्यूब RQ1 लिख सकते हैं, प्लस F2 को क्या लिख सकते हैं, K Q2 Q अपॉन RQ2 का क्यूब RQ2 वेक्टर। Q1 को क्या लिख सकते हैं, K QN Q अपॉन RQN का क्यूब RQN वेक्टर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए अगले स्टेप में इसको सीधा हम जनरलाइज करते हैं, K Q1 Q अपॉन RQ1 को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R माइनस R1, वेक्टर R माइनस R1 का क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R माइनस R1 प्लस K Q2 Q अपॉन RQ2 को क्या लिख सकते हैं, R माइनस R2 का क्यूब इंटू R माइनस R2। ठीक है, प्लस सिमिलरली क्या होगा, K QN Q अपॉन RQ1 को क्या लिख सकते हैं, R माइनस RN का क्यूब इंटू R माइनस RN। ठीक है, इतना है समझ। ये हमारा क्या हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर फॉर्म में, और जनरल केस हमारा ये। ठीक है, इतना आ गया समझ। चलिए इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी सब पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है, टू फिक्स्ड चार्ज ऑफ +4 इलेक्ट्रॉन एंड +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यूनिट्स आर separated by a distance of a, where should be a third charge be placed for it to be in equilibrium। ठीक है, कह रहा है कि दो फिक्स चार्ज पार्टिकल है, कितना कितना यूनिट का, एक +4 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, एक +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। कह रहा है तीसरा चार्ज पार्टिकल को हम कहाँ रख दें कि तीसरा चार्ज पार्टिकल क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। इस दोनों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, a है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। केस 1 देखते हैं, चार्ज placed on left side of 4e। अब देखिए जो हम तीसरा चार्ज रखेंगे वो यहाँ भी रख सकते हैं, इस दोनों के बीच में 4e के लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं, e के राइट साइड में रख सकते हैं। अब देखिए चार्ज हमारा दो नेचर का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी देखेंगे कैसा चार्ज हमें रखना चाहिए ताकि क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड हो जाए। चलिए एक एक करके देखते हैं। केस 1 में 4e के हम लोग लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, ये हमारा 4e, ये हमारा e, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच का a। मान लेते हैं यहाँ हमने कोई चार्ज रखा, पहला केस पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो 4e के द्वारा ये दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव है, +4e +4e, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखिए इसके द्वारा, इसका नाम दे देते Q1, इसका नाम दे दे Q2। चलिए Q1 के द्वारा इस पे किस साइड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, F1। ठीक है,
Q2 के द्वारा किस डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव, इधर F2 क्या होगा F1 प्लस F2, ये क्या होगा इधर भागना स्टार्ट कर देगा। क्या ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। पॉजिटिव के लिए नहीं रह पाएगा, नेगेटिव के लिए देखते हैं। नेगेटिव कोई है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फोर्स किधर लगेगा, F1 भी इधर लगेगा, F2 भी इधर ही लगेगा, दोनों फोर्स इधर ही लगेगा। क्या होगा, ये इस साइड आना स्टार्ट कर देगा, क्या होगा इक्विलिब्रियम नॉट स्टेब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम नॉट स्टेब्लिश्ड। ठीक है, चलिए केस 2 देखते हैं। केस 2, चार्ज प्लेस्ड ऑन राइट ऑफ प्लस ई के राइट में यदि हम चार्ज को रख दें, जैसे ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये हमारा Q1 है, ये Q2 है। इसके राइट में रख दें, यहाँ पे समथिंग हम चार्ज को रख दें, पॉजिटिव चार्ज को रख के देखिए। पॉजिटिव चार्ज को जब आप रख के देखते हैं तो क्या होगा, F1 इधर प्लस F2 इधर, क्या इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो पाएगा, इस केस में भी नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज को रख के देखिए, F1 भी इधर और F2 भी इधर, क्या होगा इस केस में भी इक्विलिब्रियम नॉट स्टेब्लिश्ड। क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम नॉट स्टेब्लिश्ड। ठीक है, चलिए एक और केस देखते हैं। केस 3, चार्ज प्लेस्ड बिटवीन द गिवन टू चार्ज। इस दोनों चार्ज के बीच में क्या करिए, यदि हम चार्ज को रख दें, ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज Q1, ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज Q2 मान लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है। सबसे पहला देखिए, यदि बीच में हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दें तो क्या होगा, पॉजिटिव रख दें, पॉजिटिव चार्ज रख दें, चलिए यहीं बता देते हैं, पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो क्या होगा, ये चाहेगा इस साइड फोर्स लगे, तो ये चाहेगा इस साइड फोर्स लगे, यानी F1 इधर F2 इधर। पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो F1 इधर पॉजिटिव चार्ज और F2 इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल तो कर सकता है, एक ऐसा केस जिसमें कैंसिल कर सकता है, तो क्या होगा यहाँ भी इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम आ सकता है। अब देखिए नेगेटिव चार्ज को रख दें तो क्या होगा, इसके द्वारा नेगेटिव चार्ज को रखें, फोर्स अपने तरफ, अट्रैक्शन फोर्स, F1 इधर और F2 इधर, अपोजिट डायरेक्शन है तो कैंसिल आउट तो कर सकता है, इस केस में भी क्या होगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब बात है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव किसी को भी रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, लेकिन कितना डिस्टेंस पे रखें, क्या ऐसा केस आए कि हमारा क्या हो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। तो मान लेते हैं क्या है, x डिस्टेंस पे नए चार्ज ये कैपिटल Q को रखा गया। चलिए, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, क्या हम F1 मान लें, F1 को लिख सकते हैं K टाइम्स क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन इंटू Q अपॉन x का स्क्वायर x है। सिमिलरली फोर्स ऑन Q ड्यू टू प्लस 1 इलेक्ट्रॉन के से जितना कितना फोर्स लगेगा F2 को ले सकते हैं K टाइम्स 1 इलेक्ट्रॉन इंटू Q अपॉन, अब देखिए ये डिस्टेंस हमारा x, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस a माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्या होगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों केस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस में क्या है, F1 F2 का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो हम क्या लिख सकते हैं F1 बराबर F2 तो लिख सकते हैं, तभी क्या होगा इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम, या चलिए 4 इक्विलिब्रियम लिखते हैं, 4 इक्विलिब्रियम क्या होगा F1 बराबर F2, यहाँ से F1 बराबर F2 कीजिए, K टाइम्स 4E इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू K टाइम्स E Q अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए K ने K को कैंसिल कर दिया, Q ने Q को कैंसिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा यहाँ से 4 इंटू A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए स्क्वायर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट
दोनों साइड कर दीजिए, बोथ साइड। क्या होगा, स्क्वायर रूट कीजिएगा तो रूट अंडर 4 माइनस एम 4 इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू ए माइनस एक्स बाहर आएगा, यहाँ से एक्स आएगा। अब सॉल्व कीजिए, 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, सॉरी 2a माइनस 2x, यहाँ से क्या होगा 3x इक्वल टू 2a। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 2a बाई, चलिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2a बाई 3। तो x का वैल्यू हमारा क्या आया 2a बाई 3, 2a बाई 3। कहाँ से डिस्टेंस 2a बाई 3 है, तो हमारा 4 इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस 2a बाई 3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a बाई 3 फ्रॉम प्लस 4e चार्ज। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला लेक्चर में हम लोग और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।